चैप्टर 1 या अध्याय 1 सरकार और उसके अंग सैद्धांतिक चर्चा। प्रत्येक आधुनिक राज्य में सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। प्रत्येक संगठित समुदाय या समाज में कुछ कानून अवश्य होते हैं। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को विधायिका कहते हैं। आधुनिक समाज की बढ़ती जटिलता के कारण विधायिका पर सामाजिक हित के लिए कानून बनाने के कार्य का बोझ बढ़ गया है। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है, जो कानूनों को कार्यान्वित करती है। यह सरकार का प्रमुख अंग है। कानूनों को ठीक प्रकार से लागू किया जाना जरूरी है, अन्यथा आम लोगों के लिए उनका कोई महत्व नहीं रहता। न्यायपालिका का कार्य अलग अलग मामलों में मौजूदा कानूनों के आधार पर निर्णय देना है। न्यायपालिका समाज में न्याय की अभिरक्षक है। आदिकालीन और मध्यकालीन राज्यों में इन कार्यों के बीच कोई भेद नहीं रखा गया था। राजा सर्वोच्च विधि निर्माता, कार्यपालिका का प्रधान तथा न्याय का स्रोत होता था। ज्यों-ज्यों समाज जटिलतर बनता गया, कार्यों के विशिष्टीकरण तथा विभाजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। राजा विभिन्न निकायों को अपने अधिकार सौंपने लगा, अतः सत्ता का त्रिविभाजन अस्तित्व में आया। यह राज्य के बढ़ते कार्यों से निपटने का सहज साधन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सरकार के 3 कार्यों के बीच अंतर पर ध्यान देने वाला पहला विचारक अरस्तु था। उसने इन्हें विचारात्मक, दंडाधिकारीय और न्यायिक कार्य कहा। सिसरो और पोलिबियस जैसे रोमन विचारकों ने रोम के गणतंत्रीय संविधान की सराहना की, क्योंकि उन्होंने उसमें सीनेट यानी विधानमंडल, कॉन्सल्स यानी कार्यपालिका तथा ट्राइब्यून यानी न्यायपालिका के बीच संतुलन पाया। परंतु व्यवहार में सीनेट ही सर्वोच्च संस्था थी, जिसके सामने अंततः सभी पदाधिकारी झुक जाते थे। 16वीं शताब्दी का फ्रांसीसी विचारक बोदां शक्ति पार्थक्य की मांग करने वाला पहला आधुनिक लेखक था। उसने तर्क दिया कि अगर राजा कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों होगा, तो निर्दयी राजा क्रूर और निर्दयतापूर्ण दंड देगा। ब्रिटेन के इतिहास में कॉमनवेल्थ अवधि यानी 1649 से 1660 के दौरान क्रॉमवेल ने कार्यपालक तथा विधायी कार्यों को पृथक किया, लेकिन कार्यपालिका के प्रधान के रूप में उसने न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से पदच्युत किया। अंततोगत्वा मॉन्टेस्क्यू के लेखन में शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का आविर्भाव हुआ। मॉन्टेस्क्यू 1698 से 1755 ईस्वी, उदारवादी राजनीतिक विचारक, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रवर्तक, 18वीं शताब्दी के एक प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक। प्रसिद्ध पुस्तकें डे ला मोनार्की यूनिवर्सले एन यूरोपे, एल स्पिरिट दे लोई। यूरोप के निरंकुश राजा स्वयं विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक विभागों पर नियंत्रण रखते थे। वे मंत्रियों को अपने प्रति ही उत्तरदायी मानते थे, स्वेच्छा से कानून बनाकर लागू करते थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते और उनकी सेवाएं भी समाप्त करते थे। इंग्लैंड में संवैधानिक संघर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद संसद ने कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त कर लिया और न्यायाधीशों को तब तक पद पर बने रहने का अधिकार मिल गया जब तक वे सद्व्यवहार करते हों। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के अन्य किसी देश की अपेक्षा इंग्लैंड में प्रजा को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू को विश्वास हो गया कि सत्ता के केंद्रीकरण का अर्थ है निरंकुश शासन, नियंत्रण तथा संतुलन द्वारा सुरक्षित होकर शक्तियों अथवा अधिकारों के विवेकपूर्ण वितरण वाली व्यवस्था के अंतर्गत ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव है। मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत को सन 1748 में प्रकाशित अपने ग्रंथ एस्पिरिट दे लॉ में प्रतिपादित किया।
शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत। शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का मतलब है कि विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक कार्य व्यक्तियों के पृथक निकायों द्वारा किए जाने चाहिए। प्रत्येक निकाय या विभाग अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए और प्रत्येक निकाय को अन्य दो में से किसी पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू के सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाकर उसे यथासंभव व्यावहारिक रूप दी। इस सिद्धांत की जन्मभूमि फ्रांस ने भी इसे मान्यता प्रदान की। तीन शक्तियों के पृथक पृथक हाथों में रहने के व्यापक अर्थ में सभी आधुनिक संवैधानिक राज्यों में शक्ति पार्थक्य की भावना के अनुरूप काम करने की प्रवृत्ति होती है। यद्यपि इसी अर्थ में शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत सत्य है, तो भी आज की दुनिया में किसी भी देश की सरकार में हमें शक्तियों का पूर्ण पार्थक्य नहीं मिलता। सरकार के तीनों अंगों को पूरी तरह से अलग करना न तो वांछनीय है और न ही पूर्णतया व्यावहारिक। यदि सरकार का प्रत्येक अंग अपने कार्यकलापों के क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र होगा, तो विभिन्न अंगों में बाधाएं आ सकती हैं तथा गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं। अतः शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा सकता। विधायिका किसी कानून की रूपरेखा निर्धारित कर देती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करते समय इसके संबंध में विस्तृत ब्यौरा तैयार करती है। प्रत्येक देश में विधायी निकाय कार्यपालिका को किसी कानून के अंतर्गत नियमावली बनाने के लिए अधिकाधिक अधिकार देता है। ये नियम उतने ही बाध्यकारी हैं जितने कि विधायिका द्वारा पारित कानून। आपात स्थिति में कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी मिला होता है। इसी प्रकार लिखित कानून की व्याख्या करने और अलिखित कानून को स्पष्ट करने के अपने प्राधिकार द्वारा न्यायपालिका विधि निर्माण या कानून बनाने में हिस्सा लेती है। इस तरह कानून बनाने में सरकार के तीनों अंग सहभागी होते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका के भी कुछ कार्य करती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में निचली अदालतों और ब्रिटेन में जस्टिस ऑफ पीस को शांति बनाए रखने का काम सौंपा गया है। इंग्लैंड में विधायिका का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपील का उच्चतम न्यायालय भी है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में शक्ति पार्थक्य को किसी हद तक स्थान दिया गया है। संसद एक निकाय के रूप में विधायिका के कार्य निष्पादित करती है और कार्यपालिका से भिन्न है। ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट विशुद्ध रूप से विधायी निकाय है। यह कार्यपालिका के साथ प्रशासनिक कार्यों में भाग नहीं लेती। कार्यपालिका सरकार का पृथक अंग है। सन 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने ब्रिटेन में न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की। ब्रिटेन में न्यायाधीश कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। कार्यपालिका उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकती। फिर भी संसदीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत शक्तियों का केंद्रीकरण है, न कि पार्थक्य। मंत्रियों की सदस्यता, मंत्रिमंडल का नेतृत्व, विधायी पहल तथा संसद के प्रति उनके सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के प्रमुख लक्षण हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। इस प्रकार ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकारों के बीच सुस्पष्ट पृथक्करण नहीं है। संगठित दल प्रणाली और जनमत के दबाव के माध्यम से स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश की जाती है। शक्ति पार्थक्य तथा नियंत्रण और संतुलन की विस्तृत प्रणाली के माध्यम से यह उद्देश्य पूरा नहीं किया जाता। इस तरह ब्रिटेन ने शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है। सरकार की निरंकुशता के विरुद्ध वह अन्य संस्थागत बचावों पर निर्भर रहता है। इसके विपरीत अमेरिका के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में अत्यधिक जटिलता थी। इस कारण अमेरिकी संविधान निर्माता स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से शक्ति पार्थक्य की संवैधानिक युक्ति पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित हुए। अमेरिकी संविधान में शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन वह उसमें अंतर्निहित है। संविधान के पहले 3 अनुच्छेद शक्ति पार्थक्य के मूल सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय
ने इस सिद्धांत को देश के संवैधानिक कानून के भाग के रूप में मान्यता दी है। कार्यपालिका तथा विधायिका के अथवा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पारंपरिक संबंध स्पष्ट रूप से शक्ति पार्थक्य के संकेत देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता और वह कानून बनाने में पहल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता और न ही कांग्रेस राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है। न्यायाधीशों की सेवा की अवधि तथा अन्य सेवा शर्तें कार्यपालिका द्वारा विनियमित नहीं की जा सकती। इनके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अमेरिकी संविधान के निर्माता यह अच्छी तरह से जानते थे कि शक्ति पार्थक्य के सिद्धांतों को पूरी तरह से अमल में लाना असंभव है। तदनुसार राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानून या कार्यवाही पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस को नियंत्रित कर सकता है। कांग्रेस के नाम संदेश भेजने के अधिकार सहित यह निषेधाधिकार राष्ट्रपति को विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समर्थ बनाता है। सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों या नियुक्तियों की पुष्टि के अधिकार द्वारा कार्यपालिका के कार्यकलापों को विनियमित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार के माध्यम से विधि निर्माण के कार्य को संशोधित या प्रभावित करता है। भारतीय संदर्भ। भारत के संविधान निर्माताओं ने विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंध में शक्ति पार्थक्य के सिद्धांतों को अस्वीकृत कर दिया। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद को लेकर बनी केंद्र सरकार की कार्यपालिका संसद का भाग है। संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति अपने संदेशों और निलंबन विशेषाधिकार के माध्यम से विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। साथ ही उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। अध्यादेश जारी करना थोड़े समय के लिए उन सभी विषयों पर कानून बनाना है जो संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत में मंत्री परिषद संसद का अभिन्न अंग है। इसे संसद की समिति भी कहा जाता है। मंत्री परिषद के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और सामूहिक रूप से वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद को विधायी नेतृत्व और पहल का अधिकार प्राप्त है। न्यायपालिका के संगठन में भारत के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को अपनाया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त हैं और संविधान में ही उनके वेतनमान तथा सेवा शर्तें नियत कर दी गई हैं। वे सदव्यवहार के दौरान अपने पदों पर बने रहते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सेवाएं समाप्त करता है। बॉक्स में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में कहा गया है कि न्यायिक शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक किया जाना चाहिए। आपके राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में इस सिद्धांत पर किस सीमा तक अमल होता है? प्रश्न चिन्ह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 ईस्वी, विख्यात विधिवेत्ता एवं शिक्षाविद, अनुसूचित जातियों के नेता और शोषित वर्गों के लिए पूर्ण निष्ठा से संघर्षरत, संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सभापति। प्रसिद्ध पुस्तकें कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न, सरकार के 3 अंग कौन से हैं और वे क्या कार्य करते हैं? दूसरा, आधुनिक काल में शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारक ने किया? किस देश ने अपने संवैधानिक ढांचे में सिद्धांत के रूप में इसको अपनाया? तीसरा, शक्ति पार्थक्य सिद्धांत के क्या उद्देश्य हैं? इसकी उपयोगिता की चर्चा कीजिए। चौथा, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को कहां तक अपनाया है? तो दोस्तों, यह 11वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की ओल्ड एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपने सुना। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे दूसरे चैप्टर के पॉडकास्ट के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी ही।